आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का सेकंड लेसन, आंतरिक हलचलें। आंतरिक हलचलें इट मीन्स अंदर होने वाली हलचल, उसे कहते हैं आंतरिक हलचल। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का कटिंग जो भूकंप नेपाल में आया था, तो वहाँ पे एक न्यूज़ कटिंग दिया गया है और उस कटिंग को रीडिंग करना है। देखते हैं कि किस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मृत्यु का कारण क्या था, अभी यहाँ पे लिखा गया है मृत्युचे तांडव भूकंपाने। तो मृत्यु का कारण क्या था, अभी यहाँ पे मृत्यु का कारण क्या है, भूकंप। उत्तर हमको मिल गया कि भूकंप जो है वह मृत्यु का कारण है। दूसरा है, इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी। अब अगर तीव्रता हमें देखना है तो यहाँ पर हमको तीव्रता मिलेगा 7.9 रेक्टर स्केल और यहाँ पे 6.6 रेक्टर स्केल, ये जो है उसकी तीव्रता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस भूकंप से सबसे अधिक हानि कौन से देश को हुई। अभी देशों के नाम अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं तो देशों के नाम हमको देखने के लिए मिलेंगे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और तिब्बत। इन सब देशों में सबसे अधिक हानि हुई। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का केंद्र बिंदु कहाँ था। अभी केंद्र बिंदु ये रहा, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा केंद्र बिंदु, तो लामजुंग नेपाल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भूकंप का केंद्र बिंदु लामजुंग नेपाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपदाग्रस्त अन्य प्रदेश कौन कौन से हैं। अब प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो अन्य प्रदेश जो हैं वह हैं जैसे पूर्व में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, चंद्रपुर, गुजरात, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य में मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ईशान में त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, आसाम। ये सब जो है क्षेत्र थे जहाँ पर भारत में सबसे अधिक भूकंप आया। इसके अलावा भूकंप के कारण हुई किन किन प्रकारों की हानि दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि भूकंप से आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोग मरे हैं, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धन और जन, तब सजीवों की और धन की, इट मीन्स धन और जन दोनों को हानि पहुंची है, दोनों की क्षति दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पे इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये भूकंप है क्या। तो पृथ्वी पर कभी कभी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, मानव द्वारा निर्मित नहीं होती, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं। तो इस तरह की कई सारी आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आना, ये प्राकृतिक आपदा है। जैसे बाढ़ का आना, चक्रवात, तूफान आना, हिमवर्षा, बर्फ की बारिश होना, अतिवृष्टि, अधिक बारिश होना, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा है। उसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा, उसी प्रकार से आंतरिक भू हलचलों के कारण, उसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ये जो हमारे भूमि के अंदर, धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उसमें भूकंप और ज्वालामुखी, जैसे आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी फट गया, तो उसी तरह से ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये भी भूकंप और ज्वालामुखी, ये भी प्राकृतिक आपदा है, ये मानव द्वारा निर्मित आपदा नहीं है। पृथ्वी पर स्थित जीव सृष्टि के लिए ऐसी घटनाएं अर्थात आपदाएं होती, ये सब हमारे लिए विपत्ति के समान है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सजीव तथा वित्त हानि होती है, अर्थात सजीव इट मीन्स मनुष्य की हानि होती है और साथ ही साथ हमें वित्त मतलब होता है पैसे की, धन की भी हानि होती है।
तो इस पाठ में हम आंतरिक भू हलचलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अभी ये जो महामारी फैली है, ये भी जो है यह मानव निर्मित हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित हुआ है, या अर्थात प्राकृतिक आपदा भी कहा जा सकता है कि प्रकृति की आपदा है, जिससे आप देख रहे हो कि धन और जन दोनों को हानि पहुंच रही है। अब हम देखेंगे कि भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी की आंतरिक भू हलचलों के कारण होती हैं। ये जो ज्वालामुखी फटता है या भूकंप आता है, इसका प्रमुख कारण है कि पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ गतिविधि होती है, जिसके कारण यह भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। यह अस्थिरता आंतरिक भू हलचलों के कारण निर्मित होती है। जैसे भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रवार की ऊपरी परत में होती हैं। आपको पता है कि हमारा पृथ्वी जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, तो जो प्रवार का भाग हुआ है वहाँ पे ऊपरी सतह पर प्रवार में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। कुछ जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। जैसे आप जब बम पटाखे फोड़ते हो तो उसमें जब आप माचिस लगाते हो तो उसकी ऊर्जा निर्मित होती है, जिसके कारण बम जो है या पटाखा जो है विस्फोट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे रेडियो एक्टिव के कारण ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊर्जा तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ये सब आंतरिक हो रहा है, हमें नहीं दिखाई देता है, ये सब पृथ्वी के अंदर होता है। तो ये ऊर्जा तरंगे जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और ऊर्जा की इन तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होकर हलचलें निर्माण होती हैं। आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण गति, दिशा, भू रूपों के आधार पर किया जाता है। ये जो आंतरिक हलचल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो है पिक्चर देखोगे तो ज्वालामुखी का है कि किस तरह से ज्वालामुखी फटता है। ये ज़्यादातर समुद्र के आसपास के भागों में दिखाई देता है। तब हम देखेंगे कि आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो वर्गीकरण के आधार पे उसे गति, दिशा, भूरूप इस तरह से 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम गति के अनुसार अगर देखते हैं तो भू हलचल जो होते हैं, कुछ भू हलचल, कुछ भूमि के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही है वह मंद गति की होती है, अर्थात धीमी गति से होती है। और दूसरा प्रकार जो है वह है द्रुत गति, इट मीन्स तेज गति से भू हलचल होती है। अब मंद गति की जो हलचल होती है पृथ्वी के अंदर, जो मंद गति से हलचल होती है वो निरंतर उत्सर्जन होती है, इट मीन्स वो कंटिन्यू होता रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे पर्वत और महाद्वीपों का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हिमालय जो है यह मंद गति भू हलचल के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा कि कहीं पे पूरा पानी का भाग होता है लेकिन बीच में एक आइलैंड दिखाई देता है, महाद्वीप दिखाई देता है। तो वो उसका प्रमुख कारण है कि यह पृथ्वी के मंद गति से जो हलचल हो रही है उसके कारण उसकी निर्मित होती है। दूसरा यहाँ पे है द्रुत भू हलचलें, अर्थात तेज गति से। अभी तेज गति से कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वो विनाशकारी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो है अत्यंत विनाशकारी होता है, विनाश का स्वरूप धारण कर लेता है। इसके उदाहरण में जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। ये भूकंप और ज्वालामुखी जो है वह द्रुत गति से, तेज गति से होने वाली हलचल है। दिशा, अब इसकी दिशा कैसी होती है? इसकी दिशा जो है वह क्षैतिज होती है। क्षैतिज इट मीन्स ये सीधी रेखा, ये क्षैतिज, ये जो लाइन है ये क्षैतिज हो गई। तो क्षैतिज समांतर भू हलचलें होती हैं। और दूसरा होता है ऊर्ध्वगामी, ये जो है ऊर्ध्व दिशा है, इट मीन्स आड़ी, खड़ी। तो ये ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी भू हलचलें होती हैं। भूरूप, इसका रूप कैसा होता है? इट मीन्स ये जैसे मैंने कहा निर्मिति किसकी करते हैं, जैसे महाद्वीप की निर्मिति जब कर रहे थे, द्वीप, पठार
उच्च भूमि निर्मित करने वाली होती हैं। और दूसरा होता है पर्वत युक्त। अब पर्वत युक्त में वलीकरण, वलीकरण मतलब होता है मोड़दार, और भ्रंश की प्रक्रिया होती है। भ्रंश मतलब होता है टूटना, टूटने की प्रक्रिया होती है। तो जो पर्वत होते हैं वो या तो वलीकरण होते हैं, या तो वो मोड़दार होते हैं, और या तो उनके बीच में दरार आ जाती है जिसे भ्रंश कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मंद भू हलचलें। अब मंद भू हलचलें किस तरह से होती हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दिया गया है कि मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मिती और महाद्वीप निर्मिती के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है। ये जो मंद हलचल है वो उसका परिणाम, उसके भी परिणाम से हमें अनेक पर्वतों के एवं महाद्वीपों की निर्मिती दिखाई देती है। अब यह जो है, मैंने पहले कहा कि ये दो रूपों में पाए जाते हैं, वलय में और भ्रंश में। तो किस तरह से देखिए उसका परिणाम हो रहा है, जैसे वलीकरण और भ्रंश। वलीकरण में क्या प्रभाव होता है, कोमल चट्टानों पर होने वाला परिणाम है। ये जो है वलीकरण और भ्रंश मंद गति से जो दिखाई दे रहा है, मंद गति की जो हलचल है यह कोमल चट्टानों पर होता है। दूसरा कठोर चट्टानों पर होने वाला परिणाम, ये जो भ्रंश है, भ्रंश का परिणाम है कि यह जो है कठोर चट्टानों पर, जो चट्टान कठोर होते हैं उन पर दिखाई देने वाला परिणाम है। इनका दबाव कैसा होता है, तो ये जो है वलीकरण वाले एक दूसरे की ओर आने वाली लहरें होती हैं। जैसे मैंने कहा कि समुद्र में, समुद्र जहाँ पे पहले समुद्र था, जहाँ पे आप हिमालय देख रहे हो, तो हिमालय पहले वहाँ पे पूरा समुद्र था, पानी था, लेकिन ये मंद गति से हलचल होने के कारण पृथ्वी में ये एक दूसरे के पास पास आते आते इन्होंने एक पहाड़ का, एक पर्वत की निर्मिती कर दी। तो इस तरह से ये वलीकरण जो है ये एक दूसरे की ओर आने वाली लहरें, मतलब जो हलचल हो रही है वो एक दूसरे के एक ही दिशा में आती हैं। और भ्रंश की जो है, भ्रंश वाली, यह क्या करती है, एक दूसरे से विपरीत जाने वाली लहरें हैं, एक दूसरे से ये अलग होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर दरार पड़ जाती है, अलगाव हो जाता है, और उसी को भ्रंश कहा जाता है। तो आपको पता हो, क्लियर हो गया होगा वलीकरण और भ्रंश की मीनिंग। वलीकरण एक दूसरे के करीब आना, और भ्रंश एक दूसरे से दूर होना, उसे कहा जाता है भ्रंश। जैसे आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, अभी ये पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे इस चित्र में अगर आप देखोगे तो देखिए दबाव पड़ रहा है, एक दूसरे के पास आ रही हैं ये लहरें, एक दूसरे के पास आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर वलय का निर्माण हो रहा है, मोड़ का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये पिक्चर देखते हो तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो है लहरें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो रहा है, और तनाव के कारण आप देख रहे हो ये टूट गए, यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हुआ। तो इस तरह से इसे वलित और भ्रंश घाटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस आकृति का निरीक्षण करते हैं। ये जो आकृति आप देख रहे हो वलय का, किस तरह से उसकी निर्मिती हुई है, तो इसको हम देखते हैं कि दोनों छोरों पर अगर हाथों से हम दबा कर एक दूसरे की ओर ले जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से इसको एक दूसरे की ओर, दोनों लहरों को एक दूसरे की ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोनों को एक दूसरे की ओर ले जाते हैं, तो उस समय पट्टी, ये जो पट्टी है जो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, पट्टी या तख्ती पर जो प्रभाव होता है उसे दबाव कहा जाता है। तो ये क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है, और दबाव का परिणाम क्या हो रहा है कि उसमें वलय का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे मोड़दार का निर्माण हो रहा है। तो पट्टी के दोनों छोरों से केंद्र बिंदु की ओर दबाव दिया गया, तो पट्टी सरक जाती है और पट्टी पर प्रभाव पड़ता है कि वह मोड़दार बन जाता है। उसी प्रकार से जैसे आपने इस पट्टी का देखा, तो वैसे ही हमारे स्थल मंडल में, हमारे पृथ्वी के अंदर जो है स्थल मंडल में भू हलचलों का दबाव से वलय का निर्माण होता है।
देखते हैं वलित पर्वत कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है, अर्थात ऊर्जा जो है, जैसे मैंने कहा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसके कारण जो ऊर्जा की निर्मित होती है उसका वहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टान, मृदु मतलब होता है नरम, तो जो मृदु हैं, मृदु चट्टानों की परतों पर क्षैतिज समांतर दिशा में दबाव पड़ता है। जैसे इसके पहले ही हमने देखा था कि ये जो होती है मृदु चट्टानों पर प्रभावित करती हैं, तो उसके कारण ये क्या करती है, क्षैतिज दिशा में दबाव डालती है, फलस्वरूप उनमें वलय निर्मित होती है, मतलब मोड़ निर्मित होती है। और दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। जितना आप दबाव डालोगे, अगर दबाव कम है तो कम वलय का निर्माण होगा, लेकिन अगर दबाव अधिक है तो वहाँ पर अधिक मात्रा में मोड़ दिखाई देता है। परिणामतः भूमि में उथल पुथल होने लगती है, जिसके कारण जमीन के अंदर हलचल शुरू हो जाती है, जिससे पृष्ठभाग ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित होती है। तो जो ये परिवर्तन दिखाई देता है, उसी के कारण हिमालय, अरावली जो कि राजस्थान में है, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि ये सब विश्व के वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये जो है ये पर्वत वहाँ पे दिखाई देते हैं। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यह हो गया, यह वलीकरण है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मोड़ आ गया है, यह वलीकरण है। यह पर्वत देख रहे हैं कि यह पर्वत का वलीकरण हुआ हिस्सा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी जगहों पे मोड़दार पर्वत दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम कहते हैं वलीकरण पर्वत। यह भी जो है ये हिमालय का कुछ हिस्सा है जहाँ पे वलय का निर्माण हुआ है, अर्थात मोड़ का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से यह जो है वलित पर्वत माला कहलाती है।